Alright guys, let's continue with another paper. आज हम डिस्कशन करेंगे October November 2016 variance 12. So let's start with the paper. The molecule of a gas at a constant temperature T1 have the distribution of molecular energies shown in the diagram. Okay. When the temperature is increased to T2, the distribution of molecular energies changes. Which diagram correctly shows this change? मैंने पहले भी बताया कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये जो पीक ऑफ द कर्व है ये ड्रॉप हो जाती है एंड कर्व मैक्सिमम शिफ्ट्स टू द राइट हैंड साइड, तो शेप आपके पास ये आएगी. दिस इज बेसिकली T2. तो आप देखिए जो आपके पास T1 है वो सॉलिड लाइन से बना हुआ है और T2 जो है वो डॉटेड लाइन से दिया हुआ है. डॉटेड लाइन जो है वो आपकी इस तरह की होनी चाहिए, ये स्केच होना चाहिए. सही है. तो ये स्केच देखिए कहां पर है, ये स्केच ऑब्वियसली डी में है, तो डी इज द राइट आंसर. ठीक है. फिर उसके बाद आपके पास है द डायग्राम शोज द पाथवेज ऑफ रिएक्शन विद एंड विदाउट कैटलिस्ट व्हिच लेटर रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन. ओवरऑल एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन. तो बेटा सबसे पहली तो बात ये कि जो ए है वो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन. ठीक है. जो बी है वो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन. ठीक है. जो सी है वो डेल्टा एच है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. सही है. और जो डी है वो एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर रिवर्स रिएक्शन. यानी अगर मुझे यहां से यहां जाना हो तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी. तो ओवरऑल एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन कह रहे हैं, तो ओवरऑल एनर्जी चेंज जो है वो तो बेटा सी है, तो सी वुड बी द राइट आंसर. फिर वो कह रहे हैं पीपल आर एडवाइज्ड टू ईट लेस देन 6 ग्राम ऑफ सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड पर डे फॉर हेल्थ रीजंस. ठीक है. तो आपके पास 6 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड है. व्हाट विच मास ऑफ सोडियम इज प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो गाइस सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने मोल्स ऑफ NaCl डिटरमाइन करने हैं. 6 को डिवाइड कर दीजिए आप mr ऑफ सोडियम क्लोराइड से विच इज 58.5. तो आपके पास आ जाएगा 0.10 मोल. ठीक है. उसके बाद आपके पास मास होगा सोडियम का 0.10 मोल इंटू 23. तो मेरे पास मास ऑफ सोडियम आ जाएगा 0.10 इंटू 23. इट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 2.358. So 2.358 is basically the B answer. ठीक है. When copper reacts with 50% solution of nitric acid, nitrogen monoxide is evolved and a blue solution results. Okay. The balanced equation for this reaction is shown. What are the values of the integers P, Q, R, S, and T? That's a very technical part of the question. At the same time, I believe कि ये बहुत टाइम लेगा. अगर मैं ट्रायल एंड एरर की बेस पे जाऊंगा तो व्हाट वी कैन डू इज कि मैं इतना तो समझता हूं कि कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर नाइट्रेट में. सो मैं स्टेप 1 में क्या करता हूं, कॉपर को कन्वर्ट कर देता हूं कॉपर नाइट्रेट में. और आप जानते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर है 0 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की 2+. तो चार्ज अगर यहाँ 0 है तो चार्ज प्रोडक्ट साइड पे भी 0 हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लूंगा. ठीक है. मैं ये भी जानता हूँ कि HNO3 कन्वर्ट हो रहा है NO में, तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा कि HNO3 इज कन्वर्टिंग इनटू NO. अब आप जानते हैं कि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन इज +5 वेयर एज NO में नाइट्रोजन इज +2. तो इसका मतलब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. राइट. ताकि चार्ज दोनों तरफ बैलेंस हो जाए.
सही है। हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली इस इक्वेशन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को हम मर्ज करने की कोशिश करेंगे और मर्जिंग के बाद हमारे पास मामला कुछ इस तरह के होंगे कि 3 कॉपर प्लस 2 HNO3 अलर्ट रहना गाइस, ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे आपस में, हाँ, एरो ये हो जाएगा 3 कॉपर नाइट्रेट प्लस 2NO। अब इशू इज कि कॉपर जो है वो 3 हो गया, तो इसका मतलब P की वैल्यू 3 हो गई। सही है, ये आपके पास R है तो R की वैल्यू 3 हो गई, तो P की वैल्यू 3, R की वैल्यू 3 और T जो है वो आपके पास 2 हो गया। तो मैं आंसर तो वैसे भी लेकर आ सकता हूं कि T मेरे पास 2 है, तो T2 ये आ गया मेरे पास, यहां भी है यहां भी है, और R जो है वो मेरे पास 3 है, तो R जो है वो मेरे पास 3 है, तो R3 यहाँ पर है और कहीं पर भी नहीं है, है ना। और कॉपर जो है वो 3 है, यानी P जो है वो 3 है, तो ये आ गया P3। सही है बेटा, तो इसका मतलब मेजॉरिटी चेक्स जो है वो ऑप्शन डी के साथ है, इसका मतलब डी कुड बी द राइट आंसर। लेकिन हम इस इक्वेशन को मजीद बैलेंस करके दे देते हैं आपको। देखो किस तरह से बैलेंस कर रहा हूं मैं, जरा गौर से सुनना। यहां पर आपके पास नाइट्रोजन 2 है, 2 टाइम्स 3 कितने हो जाते हैं 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा नाइट्रोजन 8, 8 नाइट्रोजन है, तो बेटा मैं यहाँ पर नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8 लगा। सही है, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आपके पास 8 हो गए तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर 4H2O लिख दूं, एंड दैट्स माय होल इक्वेशन। तो यहां से आपके पास नाइट्रिक एसिड Q आ जाएगा, Q की वैल्यू कितनी आ रही है 8, और ये आपके पास वैल्यू बेटा कितनी आ रही होगी S की 4। सो आप नोट करें, डी वुड बी द राइट आंसर। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू नाउ। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आइसोलेटेड। गाइस जस्ट होल्ड अ सेकंड, अब नोट करें, ये भी मेरे पास चेक हो गए। ठीक है, आई एम सॉरी, हम पीछे वाले क्वेश्चन पे गए, वो मैंने यहाँ तो लिख दिए थे बट वहां मैंने मेंशन नहीं किए, तो मैंने मेंशन करके बता दिया कि डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइसोलेटेड निकल आयन। बेटा सबसे पहली तो बात ये है कि निकल का एटॉमिक नंबर है 28। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो ये हो जाएगा आर्गॉन 3d8 4s2, निकल आइंस क्या रहा है तो 4s+2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो आर्गॉन आ जाएगा और 3d8 हो जाएगा। अब आर्गॉन जो होता है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होता है, और इसके बाद 3d8 है। आप चेक करें ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ लिखी हुई है आपके पास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8, तो राइट आंसर इज डी। ठीक है बेटे। Now the next question is, when solid ammonium chloride is heated, Al2Cl6 is formed. Which bonding is present in Al2Cl6? आप जानते हैं कि बॉन्डिंग Al2Cl6 में कोवलेंट भी होती है, डेटिव भी होती है। सही है, दोनों तरह की बॉन्डिंग में ये एग्जिस्ट करता है, which is why A is the right answer. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, in which hydride is the XHH bond angle is the smallest? यहाँ पर बॉन्ड एंगल होगा बेटा 120, यहाँ पर बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री, यहाँ पर बॉन्ड एंगल होगा बेटा 109.5 डिग्री, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल होगा बेटा 107 डिग्री। तो सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल डी में है, which is why D is going to be the right answer. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, in an experiment a sample of a pure gas is put into a gas range at a temperature of 300 Kelvin. By the way, अगर मैं इसमें से 273 सब्ट्रैक्ट करूं तो ये 27 डिग्री सेल्सियस बनता है मेरे पास। ठीक है, ये जहन में रखना। एंड प्रेशर ऑफ 16 किलोपास्कल। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं अ गैस इज कंप्रेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि गैस को मैंने कंप्रेस किया है। ठीक है, जब गैस कंप्रेस हो जाती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस इज हाफ, ये इंपॉर्टेंट बात थी। प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ, यही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं आफ्टर कंप्रेशन टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द सिरिंज इज 375 केल्विन। 375 केल्विन का मतलब ये हुआ कि आपके पास टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर, यानी टेम्परेचर पहले कम था अब ज्यादा हो गया, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर साथ में ये हो रहा है एंड एट द प्रेशर इज 40 किलो पास्कल, पहले 16 किलो पास्कल था, 40 किलो पास्कल है। वो कह रहे हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहली तो बात ये कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स आर सिग्निफिकेंट, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जब आप टेम्परेचर को ज्यादा करते हो तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बिकम्स वीकर, ठीक है। सो आप यहां पर लिख सकते हैं attractive forces becomes weaker as temperature increases, molecules becomes further away from each other, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया बेटा। उसके बाद वो कह रहे हैं it is possible to calculate the number of moles of gas present using these data alone। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो बेसिकली डेटा अलोन से तो नहीं कैलकुलेट हो सकते, यू नीड मोर डेटा फॉर दैट। द गैस इज बिहेविंग आइडियली, ये हो सकता है बिकॉज जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं और गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं तो जाहिर सी बात है गैस जो है वो अपने आइडियल बिहेवियर को अचीव करती है। सो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है बेटा। फिर वो कह रहे हैं द प्रेशर यूज्ड आर टू हाई फॉर आइडियल गैस बिहेवियर, सही बात है, मैंने प्रेशर पहले कम किया था फिर मैंने प्रेशर ज्यादा किया, तो जब मैं प्रेशर ज्यादा करूंगा तो गैसियस मॉलिक्यूल कंप्रेस होंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी आपके पास, ठीक है। तो हम तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। इसमें हम ये भी तो लिख सकते हैं, हमारा एक पॉइंट हो गया था, हम ये भी तो लिख सकते हैं इसके लिए कि इफ a fixed mass of gas behaves ideally तो PV upon RT gives a constant value। हम ये वैल्यू भी कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं आपको इसी डेटा को यूज करके, आप चाहें तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा। पीवी अपॉन आर टी की वैल्यू मतलब एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये इस तरह से निकालेंगे आप, मैं एक वैल्यू निकाल देता हूँ एन इक्वल्स टू पीवी अपॉन आर टी। अच्छा यहाँ से पी की वैल्यू कितनी है आपके पास 16 किलो पैस्कल है, मैं उसको पैस्कल में कन्वर्ट करूंगा तो वो 16,000 हो जाएगी। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको 1 DM क्यूब का कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है। ओवर आर की वैल्यू 8.31 है इनटू टेम्परेचर जो है वो आपके पास 300 केल्विन है, तो यहां से आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है 6.41, सही है, एन की वैल्यू 6.41 आ गई आपके पास। अब मैं दूसरी कंडीशन अप्लाई करूं इसी तरह से
पीवी अपॉन आरटी के ऊपर, तो ये हो जाएगा आपके पास, पी की वैल्यू है 40 किलो पास्कल, तो ये 40,000 हो जाएगा। और जाहिर सी बात है उन्होंने हाफ कर दिया वॉल्यूम, तो जब हाफ करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू फिक्स है 8.31, टेम्परेचर आपके पास 375 केल्विन है, तो यहाँ से एन की वैल्यू बेटा 6.4 आ जाएगी। तो आप नोट करें ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम हो गई हैं, तो जो मैंने लिखी है बात वो प्रूफ हो रही है, विच इज वाई सी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, in a calorimetric experiment 1.6 gram of fuel was burned, 45% of the energy released is absorbed by 200 gram of water. The temperature of the water rises from 18 degrees Celsius to 66. What is the total energy released per gram of fuel burned to three significant figures? ठीक है। सबसे पहला काम डेल्टा Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T लेंगे, मास ऑफ वाटर 200 लेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 लेंगे, इनफैक्ट 4.12 लेंगे। ओके, जब गिवन नहीं होती तो डेटा बुकलेट से लेते हैं। टेम्परेचर चेंज 66 माइनस 18 लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा क्यू की वैल्यू मेरे पास आ रही है बेटा 40320 जूल्स, राइट। अब आप इसका 45% निकालो, यानी ये 45% 40320 जूल्स थी, अगर 100% होती तो क्या होता। सो ये 100% में मेरे पास हो जाता 89,600 जूल्स। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट इशू इज कि ये जो एनर्जी है 1.60 ग्राम के थ्रू आपको मिली है 89,600 जूल्स। सो अगर आपके पास पर ग्राम क्या रहे हैं 1 ग्राम, तो बताइए कितनी एनर्जी होगी। तो ये एनर्जी हो जाएगी बेटा आपके पास 56,000 joules, right? So 56,000 joules is closer to B, and therefore B is going to be the right answer. ठीक है जी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए वो कह रहे हैं नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया। वो कह रहे हैं अ मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2.4 मोल ऑफ अमोनिया is allowed to reach equilibrium in a sealed vessel of volume 1 dm cube. It was found that 2.32 moles of nitrogen were present in the equilibrium mixture. Calculate the value of Kc. मैंने क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाया था आपको, इफ यू रिमेंबर। हम जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, कन्वर्ट होगा अमोनिया में। ये 2 मोल है, ये 6 मोल है, ये 2.4 मोल है। ये इनिशियल अमाउंट है आप लोगों का। इक्विलिब्रियम अमाउंट एग्जामिनर ने हमें दिया हुआ है और वो है आपके पास 2.32। सही है जी। तो अब जरा नोट करो, नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में रेशो 1:3 का है। अगर आपने 0.32 नाइट्रोजन में बनाया है तो हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा 0.96। सो 6 है प्लस 0.96 हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 6.96। सही है बेटा। अब आप नाइट्रोजन में और अमोनिया में कंपैरिजन देख लो, ये 1:2 का रेशो है। अगर आपने ये 0.32 लिया है तो बताओ ये कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.64। सो आप जानते हैं इनिशियल अगर 2.4 है मोल्स ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम निकालना चाहता हूं मैं, तो 2.4 है, उसमें से 0.64 मोल्स रिएक्ट हो गए, तो बच कितने जाएंगे भाई 1.76 मोल्स बच जाएंगे। इसको उठा के यहाँ लिख दीजिए 1.76 मोल्स, तो ये हो जाएगा 1.76 मोल्स का स्क्वायर, क्योंकि 2 मोल्स है फॉर्मूले में, इक्वेशन में 2 मोल्स है। नाइट्रोजन हो जाएगा 2.32 इंटू हाइड्रोजन हो जाएगा 6.96, उसका पावर क्यूब। अब ऑप्शन ये देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, दिस ऑप्शन इज गिवन इन बी एंड देयरफॉर बी इज गोइंग टू बी दी
सॉरी बी नहीं, ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर क्योंकि ये 6.96। ठीक है जनाब, तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, lithium reacts with nitrogen at room temperature to form solid lithium nitride। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बना रहा है। Three vessels of equal volume are connected by tap A and B as shown. At the start, A and B are closed. The left-hand vessel is evacuated. The middle vessel has the indication reaction at equilibrium, and the right-hand vessel contain lithium only. ठीक है, which action would allow the equilibrium mixture to contain the most ammonia? मोस्ट अमोनिया का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए अगर मैं टैप ए को ओपन कर देता हूं तो जाहिर सी बात है टैप ए का टोटल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब टैप ए का टोटल वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो हम यहां लिख देते हैं if tap A is open, this increases the total volume, thus decreases the pressure, therefore equilibrium favors towards left hand side, hence less ammonia is obtained। जब बैकवर्ड जाएगा तो अमोनिया कम हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम टैब बी को ओपन कर देते हैं। if tab B is open, तो इस टैब बी में जो लिथियम है वो नाइट्रोजन से रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बना लेगा। Lithium reacts with nitrogen to give lithium nitride. This decreases the nitrogen gas. This decreases the amount of nitrogen gas. Thus, hence, equilibrium favors towards left hand side, hence less ammonia। तो इस केस में भी लेस अमोनिया आ रही है, ऊपर वाले केस में भी लेस अमोनिया आ रही है, तो इसका मतलब अमोनिया तो मोस्ट बन ही नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लिए ज्यादा बेहतर है कि मैं दोनों के दोनों टैप्स को बंद करके रखूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, the graph below shows the variation of the first ionization energy with proton number for some elements, the letters are used not the actual symbol of the element। ठीक है, वो कह रहे हैं आपसे P and X are in the same period of the periodic table। P and X ये wrong हो गया, इसलिए क्योंकि P and X both are noble gases and they are found in the same group of the periodic table। They are found in same group, जबकि उसने क्या लिखा है पीरियड, तो ये गलत हो गया। फिर वो कह रहे हैं द जनरल इंक्रीज फ्रॉम Q to X is due to the increasing atomic radius। नहीं, across the period है ना, तो across the period तो atomic size decrease होता है, तो increasing atomic radius है actually decreases atomic radius decreases across the period।
तो ये भी गलत हो गया। फिर वो कह रहे हैं द स्मॉल डिक्रीज फ्रॉम आर टू एस इज ड्यू टू द डिक्रीज शील्डिंग। आर से एस में शील्डिंग इंक्रीज हो रही है, शील्डिंग डिक्रीज, भाई शील्डिंग रिमेन्स सेम अक्रॉस द पीरियड, राइट? तो ये भी गलत। आप ये भी कह सकते हैं कि एस के अंदर शील्डिंग ज्यादा होगी बनिस्बत आर के। तो शील्डिंग इन एस इज मोर देन आर। याद रखना ये जो एस है ये ग्रुप 3 का एलिमेंट है, आर जो है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है। और आप जानते हैं कि ग्रुप 3 के जो एलिमेंट होते हैं उनमें जैसे एल्यूमिनियम है तो उसके बैलेंस शेल में 12 उसमें शील्डिंग 12 इलेक्ट्रॉन्स की होती है और मैग्नीशियम में शील्डिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑब्वियसली डी, क्योंकि यू और वी, यू जो है वो ग्रुप 15 है, वी जो है वो ग्रुप 16 है, और ग्रुप 16 के जो एलिमेंट होते हैं उनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में स्पिन स्पिन रिपल्जन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं विच एलिमेंट शोज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म अ कोवलेंट कंपाउंड। यार कोवलेंट कंपाउंड बनाने के लिए जाहिर सी बात है नॉन मेटल चाहिए होता है, तो बोरॉन इज द नॉन मेटल जो कि बहुत आसानी से कोवलेंट कंपाउंड बना सकता है। अब बच्चे कहते हैं व्हाई नॉट मैग्नीशियम, क्योंकि आयनिक कंपाउंड बनाता है, पोटेशियम आयनिक कंपाउंड बनाता है, नियोन नोबल गैस है कंपाउंड ही नहीं बनाता, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। वो कह रहे हैं एलिमेंट Y एंड Z आर बोथ इन पीरियड 3, Y और Z पीरियड 3 में है। व्हेन क्लोराइड ऑफ Y is added to water it reacts and solution of pH2 is produced। यानी क्लोराइड ऑफ Y जो है वो रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन बना रहा है, राइट? फिर वो कह रहे हैं क्लोराइड ऑफ Z is added to water, डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्यूशन pH7 प्रोड्यूस कर रहा है। यार एक बात तो तय हो गई कि pH7 अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब इट हैज टू बी सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, pH7 होती है, यही लिखवाया है मैंने। तो इसका मतलब Z इज बेसिकली सोडियम, तो Z सोडियम है, ये बात यहां पर भी ठीक है और यहां पर भी ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि मैग्नीशियम का अगर मैं क्लोराइड लेता हूं तो वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो वाटर में डिसॉल्व करता है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। और अगर मैं सिलिकॉन का क्लोराइड लेता हूं तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोलाइज होता है और स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ HCl देता है, इसका मतलब ये ठीक है, एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और यहां लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन है। इसके बाद आपके पास 15 है, व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद हॉट aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड, टू क्लोरीन containing ions are formed, one of these is chloridine, what is the other ion? ClO3 negative ions, C is the right answer, that's so easy। सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोराइड 5 बनता है, तो क्लोराइड 5 आयंस का जो है वो ये रहा आंसर। J is a salt, one of the halogens chlorine, bromine, iodine or astatine। The reaction scheme shows a series of reaction using a solution of J as a starting material। बेटा J है वो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बना रहा है, एक्सेस डाइल्यूट अमोनिया के अंदर कलरलेस सॉल्यूशन दे रहा है, इसका मतलब ये जो प्रेसिपिटेट है ये आपके पास सिल्वर क्लोराइड का था, सही है? इसका मतलब इस जे के अंदर क्लोराइड आयंस है, एक बात तो ये तय हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो सॉल्यूशन बनेगा, अलर्ट रहना जरा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये इस कंपाउंड का होगा, डायमाइन सिल्वर बनाइन, है ना? अब जब आप नाइट्रिक एसिड ऐड करोगे तो ये नाइट्रिक एसिड इस अमोनिया को न्यूट्रलाइज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट में, और ये सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन रीप्रेसिपिटेट होकर AgCl में कन्वर्ट हो जाएंगे दोबारा, ये वापस प्रेसिपिटेट आ जाएगा। सो जे
is basically chloride और chloride सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह के ऊपर लिखा हुआ है, so A would be the right answer. Question number 17, when heated magnesium nitrate decomposes, which equation for the thermal decomposition of magnesium nitrate is correct? So C is the right answer because जब magnesium nitrate को decompose किया जाता है magnesium oxide 4NO2 और O2 मिलता है. ठीक है, बहुत easy है question. Question 18, chlorine, bromine have different volatilities. Which row identifies the more volatile of the two elements and give the correct explanation? Bromine और chlorine में से bromine और chlorine में से chlorine जो है वो ज्यादा volatile होगा, इसलिए क्योंकि क्लोरीन में वैन डर वाल्स फोर्सेस कम होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से एज कंपेयर टू ब्रोमीन. तो राइट आंसर इज सी. ठीक है, वोलेटिलिटी उस वक्त ज्यादा होती है जब वैन फोर्सेस वीक हो. मैं लिख देता हूं ये बात. मोर वोलेटाइल मींस लेस इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस. पहला पॉइंट आ गया. और दूसरा पॉइंट, induced dipole forces less means number of electrons are lower. तो क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोअर होते हैं, उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक होंगे एज कंपेयर टू ब्रोमीन, वो ज्यादा वोलेटाइल होगा. सी गोइंग टू बी द राइट आंसर. वो कह रहे हैं वाटर एंड अमोनिया टेक पार्ट इन अ रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अमोनिया माइन, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट? देखो, वाटर है और अमोनिया है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? अमोनिया माइंस में और हाइड्रोक्साइड आयंस में. ठीक बेटे. ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है और ये प्रोटॉन डोनर है इस इक्वेशन के अंदर. चलें स्टेटमेंट रीड करते हैं. नीदर द अमोनिया मॉलिक्यूल नॉर द अमोनिया माइन हैज अ डायपोल मोमेंट. नो, अमोनिया माइन हैज अ डायपोल मोमेंट क्योंकि इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री होती है और उसमें डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होते. ठीक है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. तो बॉन्ड एंगल चेंजेस फ्रॉम 109. नहीं बेटा, इसमें बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री और इधर बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री. तो बॉन्ड एंगल चेंजेस फ्रॉम 109 इन द अमोनिया, ये गलत हो गया. द रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. नो, वाटर इज एक्टिंग एज एन एसिड. बिल्कुल सही बात है, प्रोटॉन डोनर है तो एसिड होगा, तो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. Question 20, limonene is found in the lemon and orange fruits. ठीक है, what will the major product when limonene is treated with an excess of dry hydrogen chloride? बेटा, जब dry hydrogen chloride से रिएक्शन करवाएंगे आप तो एक क्लोरीन यहाँ लगेगा, एक क्लोरीन यहाँ लगेगा. सॉरी, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, एक H एक क्लोरीन, एक H एक क्लोरीन. ठीक है, तो यहाँ H लगा दीजिए, यहाँ क्लोरीन, यहाँ H लगा दीजिए, यहाँ क्लोरीन. ये बन जाएगा आपके पास ऑप्शन. ओह माय बैड. ये एक्चुअली एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है. मार्कोनी कोफ रूल अप्लाई होगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उस कार्बन एटम के ऊपर ऐड होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे. तो H यहाँ ऐड करो, Br यहाँ ऐड करो, सिमिलरली H यहाँ ऐड करो और Br यहाँ ऐड करो. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी. पाई बॉन्ड ऑब्वियसली रिमूव कर दीजिए यहाँ से. ये पाई बॉन्ड मैंने रिमूव कर दिए. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. मैं बेटा इसको लिख देता हूँ आपके लिए अलग से. ओके, सही है. यहाँ लगाइए आप Br, Cl है, यहाँ लगाइए Cl, यहाँ लगाइए H, यहाँ लगाइए Cl, यहाँ लगाइए H. ठीक है जनाब, सी आंसर हो जाएगा आपका. द कंपाउंड rotundone is responsible for the peppery smell of pepper and is also found in some red wines.
How many hydrogen atoms are in one molecule of rotundone? Okay, हाइड्रोजन एटम्स पूछ रहे हैं हमसे। चलें निकालते हैं हाइड्रोजन एटम्स, बेटा कोई इशू थोड़ी है। इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, इसके साथ 1 होगा, इसके साथ 2 होंगे, इसके साथ भी 2 होंगे, इसके साथ 1 होगा, इसके साथ 2 होंगे, इसके साथ बेटा 3 होंगे, और इसके साथ बेटा 2 होंगे, इसके साथ बेटा 3 होंगे, और इसके साथ बेटा 2 होंगे। सही, लेट्स काउंट देम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 एंड आई बिलीव कोई एक मिस हो गया मुझसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 मतलब 22। ओ यस, ये भी तो होगा 22, राइट? सो 22 इज द राइट आंसर। फिर है आपके पास द रिएक्शन this converting into this proceeds via SN2 mechanism. The reaction this proceeds via SN1 mechanism. Which statement about these two reactions is correct? Both reaction involves homolytic bond fission. नहीं, heterolytic bond fission होती है क्योंकि कार्बन halogen bond होता है। Both reaction involves hydroxide ion acting as electron pair donor. Acting as saying electron pair donor जो है वो सही हो सकता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो राइट आंसर इज बी। आगे भी पढ़ लेते हैं। बोथ रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज इंटरमीडिएट। गाइस SN1 में इंटरमीडिएट बनता है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसलिए ये गलत हो गया। बोथ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, SN2 टेक्स प्लेस इन वन स्टेप बट SN1 टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, तो ये भी गलत हो गया। The equation shows a reaction that occurs between carbon monoxide and nitrogen monoxide in a catalytic converter. Which statement are correct? The catalyst used is finely divided iron. आयरन थोड़ी यूज होता है, प्लैटिनम और रोडियम का मिक्सचर यूज होता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। The reaction prevents greenhouse gas emission into the atmosphere. नहीं जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो फॉर्म हो रही है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो हो गई होगा, तो ये भी गलत। The reaction reduces the possibility of the formation of photochemical smoke. That's true, इसलिए क्योंकि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन की वजह से ओजोन की डिप्लीशन का कोई ताल्लुक नहीं है, वो CFCs की वजह से ओजोन की डिप्लीशन होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। Which statement about the stereoisomerism is correct? Stereoisomerism का correct statement, cis trans isomers are mirror images of each other. Wrong, वो तो optical isomers के लिए होता है। Optical isomers must contain a double bond that restrict rotations. बेटा वो तो geometrical के लिए होता है, ये भी गलत हो गया। Stereoisomers are the same structural formula as each other. बिल्कुल सही बात है। Stereoisomers में same molecular and structural formula but different arrangement of atoms in space. The right answer is C. अच्छा, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स मस्ट कंटेन अ कायरल सेंटर। बेटा कायरल सेंटर ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए होता है, ज्योमेट्रिकल के लिए नहीं होता, इसलिए ये भी गलत। आगे चलो। Which compound can be oxidized by acidified potassium magnate 7 to give 3-methyl pentane 2-one? अच्छा जी, अगर मैं इसको अच्छा, ये ऑक्सीड 3 डिग्री अल्कोहल है, नो ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलें, ये तो पहला तो ये हो गया कि ये गलत हो गया क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। ठीक है जनाब। ये भी 3 डिग्री अल्कोहल है, नो ऑक्सीडेशन। ये भी गलत। ये बेटा आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। वो कह रहा है कीटोन बनाओ,
तो ये भी गलत, तो राइट आंसर क्या बनेगा? डी। ठीक है, कैसे बनेगा डी ये भी देख लीजिए। आप इसको जब ऑक्सीडाइज कर रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 से, तो ये बनेगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो पेंटेन 2 ऑन हो गया। ठीक है, ये वाला पेंटेन 2 हो गया और थर्ड कार्बन एटम के ऊपर मिथाइल ब्रांच है। सो ये सेटिस्फाई करेक्ट नेमिंग की कंडीशन को, इसलिए डी इज द राइट आंसर। 26, ethane 1,2-diol reacts with an excess of ethanoic acid in the presence of acid catalyst. A compound is formed in the molecular formula this. मैंने अभी नवंबर का पेपर करवाया था, नवंबर मेरे ख्याल से 11, नवंबर 2021 वेरिएंस 11, उसमें मैंने ये रिएक्शन करके दिया है आपको, और मैंने ये रिएक्शन करवाया, तो ये हो जाएगा CH3 CO2 CH2 CH2 CO2 CH3, तो राइट आंसर इज बी। सही है, याद रखिएगा। यानी मैं पहले एसिड का पोर्शन लिख देता हूँ CH3CO, अब मैं डायोल का पोर्शन लिख रहा हूँ जो एग्जामिनर ने दिया हुआ है CH2 CH2O, और अब मैं एसिड का पोर्शन फिर लिख देता हूँ। ये मैंने जून 2021 वेरिएंस 11 में करवाया है। देखिए ये नवंबर 16 में आया था और जून 2021 के नवंबर 2021 के अंदर वेरिएंस 11 में रिपीट हुआ ये। ठीक है, तो याद यहाँ बता दीजिएगा कि भाई ये और ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और ये प्रोडक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट है मेरी इन दोनों के रिएक्शन की वजह से। Compound X is heated with the mild oxidizing agent, one of the product of the reaction with which will react with hydrogen cyanide forming 2-hydroxybutane nitrile. Okay. Okay. 2-hydroxybutane nitrile. तो हम 1 2 3 4 2-hydroxy हो गया, नाइट्राइल हो गया, ये H हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया। So guys, propane 1 ol 27C, yes, 27C is going to be the right answer I believe. ये मेरी जजमेंट है, और जजमेंट कैसे है कि ये आपकी प्रोडक्ट है जो कि एग्जामिनर ने मुझे ये दी हुई है, और ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोपेन 1 ol से बन सकती है। कैसे, जरा देखिए, CH3 CH2 CH2OH, आप इसको ऑक्सीडाइज करवाएं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अंडर हीट, तो ये प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोपेनॉल बनाया आपने, अब इस प्रोपेनॉल को जब आप HCN से रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन साइनाइड से, तो फिर ये साइनोहाइड्रिन बनाएगा। साइनोहाइड्रिन में क्या करते हैं हम, CH3 लिखते हैं, CH2 करेंगे, ये CHO होगा, ये OH और ये CN, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कोई फर्क नहीं है, सेम है। ठीक है। 28, which row correctly describes the reactivity of aldehyde and ketone? Aldehyde and ketone both react with sodium borohydride. Potassium dichromate के साथ only aldehyde can react, and therefore B is going to be the right answer. Ketone तो oxidize होते नहीं है, आप जानते हैं। Question 29. How many compounds shown will react with aqueous sodium hydroxide to form sodium salt of carboxylic acid? Sodium salt of carboxylic acid, तो बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, बेटा ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सोडियम सॉल्ट बना लेगा। ठीक है जनाब, अच्छा आप इसको यहां से ब्रेक कर दो,
तो ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये भी सोडियम सॉल्ट बना लेगा NaOH से रिएक्शन करने के बाद। ठीक है, इसको ब्रेक करो, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 COOH में। तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी सोडियम सॉल्ट बना लेगा। तो ये सारे के सारे सोडियम सॉल्ट्स बना लेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा मेरे पास 4। दो चीजें हैं, पहली चीज ये कि एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो जो एसिड थे वो तो एज इट इज रिएक्शन कर लिए, लेकिन जो एस्टर थे पहले वो हाइड्रोलाइज होंगे, उनके एसिड बनेंगे, फिर वो एसिड एस NaOH से रिएक्शन करके सॉल्ट में कन्वर्ट होंगे। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं सम वेजिटेबल ऑयल्स कंटेन ट्रांस फैट दैट आर एसोसिएटेड विद अनडिजायरेबल इंक्रीजेस in the amount of cholesterol in the blood. In these oils, the word trans describes in the usual way the arrangement of group at the CC double bond. In the diagram below, R1 and R2 are different unbranched hydrocarbon chains, which diagram correctly shows an optically active trans fat. तो आपके पास दो चीजें हैं, पहली चीज कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव हो आपके पास, और दूसरी बात ट्रांस आइसोमर हो। तो ट्रांस आइसोमर के लिए जरूरी है कि आपके पास डायगोनली अटैच्ड हो सिमिलर ग्रुप्स। ये भी गलत क्योंकि ये सिस है, और ये भी गलत क्योंकि ये सिस है। ये ठीक है क्योंकि ये ट्रांस है, और ये भी ठीक है क्योंकि ये भी ट्रांस है। अब मसला ये है कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, तो ऑप्टिकली एक्टिव ये नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम है, क्योंकि दोनों को R1 से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन यहाँ देखिए ये R1 है और ये R2 है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो इसका मतलब ये भी ठीक है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। क्वेश्चन 31। Question 31 says photochromic lenses in spectacles darkens in sunlight because silver crystals are produced by the reaction shown. Which statement are correct for this reaction? Both silver and chlorine atoms have oxidation number 0. बिल्कुल सही बात है, ये भी 0 ये भी 0, क्योंकि दोनों न्यूट्रल है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इंक्रीजेस, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये -1 से 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्लोराइड टू सिल्वर आयंस, बिल्कुल सही बात है। क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हुआ। सिल्वर आयंस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो कन्वर्ट हो गया सिल्वर मेटल में। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कैंसिल होंगे, तो आपके पास इक्वेशन यही बनेगी ना जो एग्जामिनर ने दी हुई है। ठीक है, तो तीसरा भी ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। A cathedral in New Zealand has been constructed from cardboard. Cardboard contains polymer molecule. Part of one such polymer molecule is shown below. Okay, then which statement about this polymer are correct? The polymer molecules can form hydrogen bonds with each other. बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर OH ग्रुप्स हैं, यहाँ पर OH ग्रुप्स हैं, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही है ना। फिर वो कह रहे हैं द पॉलीमर कैन फॉर्म इंटरमोलेकुलर फोर्सेस विद वाटर मॉलिक्यूल, ये बात भी बिल्कुल सही है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसका मतलब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी होंगी। फिर वो कह रहे हैं द पॉलीमर विल नॉट बर्न इजीली बिकॉज इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। नहीं, पॉलीमर तो बर्न हो जाएगा, कार्डबोर्ड तो बर्न हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि कार्डबोर्ड कैन इजीली बर्न। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया, राइट आंसर इज बी। X is an element that has its outer electrons in the fourth principal quantum number shell. यार fourth principal quantum number shell का मतलब ये हुआ कि ये period 4 का एलिमेंट है। ठीक है, और valence shell is the fourth shell and fourth shell is basically the end shell. A higher first ionization energy than calcium. What could be the identity of X?
तो भाई आइडेंटिटी ऑफ एक्स कौन सा होगा हमारा? फोर्थ फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पीरियड 4। तो पीरियड 4 में ब्रोमीन भी आता है, पीरियड 4 में क्रिप्टन भी आता है, लेकिन पीरियड 4 में जीनोन नहीं आता। तो आप बताइए, पीरियड 4 कंटेन krypton and bromine only. Therefore, Bravo is the right answer. Methanol can be produced industrially by reacting carbon monoxide with hydrogen. Delta H negative है, इसका मतलब exothermic reaction है. The process can be carried out at this pressure and this Kelvin. ठीक है, which statement about this reaction are correct? Okay. Increasing the temperature will increase the rate of reaction. That's right, because more effective collisions takes place. Exactly. पूरी बात ठीक है. फिर वो कह रहे हैं लोअरिंग द टेम्परेचर विल रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि बिल्कुल सही बात है. जब टेम्परेचर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. अच्छा जी, फॉरवर्ड रिएक्शन थर्मिक है, टेम्परेचर कम करोगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा ना बेटा. ये गलत हो गया. जब सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाए तो राइट आंसर इज डेल्टा. 35. Equal masses of barium carbonate and magnesium carbonate powders are mixed together. The mixture is then heated under a Bunsen burner flame until there is no further change. A gas is given off. Which statement is correct? Ji, a gas is given off. The residue left after heating reacts with aqueous hydrochloric acid to produce carbon dioxide. That's right. क्योंकि ये more thermally stable है, ये decompose नहीं होगा Bunsen flame पे. ये less thermally stable है, ये Bunsen flame के ऊपर decompose हो जाएगा. Which means मैं जब बैरियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्शन करवाऊंगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट, the percentage decrease in mass after heating is 26% to two significant figures, and that's a lot of working. ठीक है. तो मान लो एक मिनट के लिए कि 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट है मेरे पास, वो डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. ठीक है. तो परसेंटेज, ये मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया. मेरा दूसरा स्टेटमेंट सुना वर्किंग. परसेंटेज लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर कैलकुलेट करना है तो इसका मास है 44, मैग्नीशियम कार्बोनेट का एमआरए 84.3. तो आपके पास कितना आ जाएगा? हम्म, हम्म, तो ये बेटा बनेगा मेरे ख्याल से 0.5219 ग्राम. तो अगर मुझे परसेंटेज डिटरमिन करनी है तो ये हो जाएगा 0.521 ये हो जाएगा 0.521 डिवाइडेड बाय 0.12. ओके.
I have to think. I have to think. ओके, एक चीज और भी जहन में रखिए, क्योंकि उसने ये टू सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है, इसका मतलब टोटल मास आपके पास कितना होगा, 2 ग्राम। उसमें से 1 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट, 1 ग्राम बेरियम कार्बोनेट होगा। तो ये जगह 0.521 डिवाइडेड बाई 2, हाँ जी, तो ये हो जाएगा 0.521 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 26%। एग्जैक्टली वही है जो मैंने यहाँ पर निकाला है, तो इसका मतलब ये भी ठीक हो गया आपका। अच्छा, जो गैस रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोइंग स्प्लिंटर नहीं करता, तो ये गलत हो गया। राइट आंसर इज बी। ठीक है, 44 डिवाइडेड बाय 84, 3 मोल्स। ठीक है, ठीक है, ये बेटा मोल्स हो जाएगा। ठीक है जी, ये 26% हो जाएगा। 36, oxide of both sulfur and nitrogen are present in the atmosphere, which statement are correct? Oxides of both sulfur and nitrogen can be formed in internal combustion engine, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। कार्बोनेशियस फ्यूल होते हैं तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। फिर वो कह रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ बोथ सल्फर एंड नाइट्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से कराएं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ बोथ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। बिल्कुल सही बात है, ये भी एसिड करेगा, तो राइट आंसर इज ए। फिर वो कह रहे हैं आपसे a species of termite produces a chemical defense secretion which contain the molecule shown. That's a technical part of the structure because ये सारे के सारे double bonded carbon atoms हैं, alkenes हैं। To help determine the structure of this compound, it is treated with hot concentrated acidified magnate 7 ions. That's very very tough now. I believe which compounds are produced in this reaction. Okay. तो पहली तो चीज ये कि this will give you ketone क्योंकि डबल बॉन्डेड सी है, तो ये आ गया, ये ठीक है। दिस विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि डबल बॉन्डेड CH2 होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये आ गया। एंड ऑब्वियसली ये पूरा ओके ओके, तो ये CH विल टर्न टू COOH, देन उसके बाद CH2, फिर CH2, फिर डबल बॉन्डेड C है तो इट विल टर्न टू कीटोन, फिर उसके बाद CH है तो इट विल टर्न टू COOH। तो इथेनोइक एसिड तो किसी भी एंगल से नहीं बन रहा, राइट? तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस पूरे ग्रुप को मैंने इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बी इज द राइट आंसर। 38, 1 bromopropane reacts with NaOH in different ways according to the solvent used। अच्छा, ये हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, अगर हम इथेनॉलिक NaOH यूज करें तो जाहिर सी बात है एलिमिनेशन होगी, प्रोपीन बनेगी, ये बिल्कुल ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक हो गया। फिर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोपेन 1 मोल बनेगा, विच इज ऑल्सो राइट। ठीक है, इथेनॉल के साथ 1,2 डायोल, डायोल नहीं बन सकता इथेनॉल के साथ, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो राइट आंसर इज बी अगेन। 39, 39 में क्या होगा, द कंपाउंड शोन प्रोड्यूस्ड व्हेन शुगर बर्न्ड
which reagent would give a positive result of this compound? Positive result of this aldehyde है और कीटोन है. सो भाई कीटोन जो है उसमें CH3CO ग्रुप एक साथ है तो हाइड्रोफोब को पॉजिटिव टेस्ट देगा, ये ठीक है बिल्कुल. फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन 2,4-DNPH का भी पॉजिटिव टेस्ट देंगे, ये भी ठीक है बिल्कुल. एल्डिहाइड है तो फैलिंग रिएजेंट भी देगा, ये भी ठीक है बिल्कुल. तो ए इज द राइट आंसर. फिर वो कह रहे हैं आपसे which statement about the formation of carboxylic acid are correct? Carboxylic acid can be produced by hydrolysis of nitrile, ये बिल्कुल सही बात है. नाइट्राइल को एसिड हाइड्रोलाइज करोगे COH बनेगा. फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ये भी बिल्कुल सही बात है. कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिडक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड. एल्डिहाइड की जब रिडक्शन होती है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, ये गलत हो जाएगा. राइट आंसर इज बी. थैंक यू वेरी मच गाइस.